ओके, एक्सेस कैपिटल हमने प्रिपेयर कर लिया है, किसे पैसे देने हैं। अब हमें पता हो गया कि सबसे ज्यादा पैसा किसका है और किसे देने हैं और कितने देने हैं। इसका एक वर्किंग नोट हमने कर लिया है। अब इसका मेन आंसर भी प्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मिडल में आएगा स्टेटमेंट शोइंग पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इस स्टेटमेंट का नाम। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में कौन कौन था? एक क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज हो गई। बिकॉज पार्टनर कैपिटल तो इनर लायबिलिटी होता है। तो इनर लायबिलिटी में दो ही कंटेंट्स आते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकंड थिंग पार्टनर्स लोन। तो यहां कैपिटल है तो ये इंटरनल लायबिलिटी हो गई। बाकी सारी कौन सी होती है आपकी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहां पर आपके पास दो लोग हैं, एक क्रेडिटर्स है एंड सेकंड बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये दोनों एक्सटर्नल है। बट हमने स्टार्टिंग में आपकी लायबिलिटीज का जो पेमेंट करना उसका प्रायोरिटी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रायोरिटी में सबसे पहला नंबर किसका आता था? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मतलब आउटसाइडर। आउटसाइडर में आता था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जिसमें इनकम टैक्स समथिंग कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिलहाल यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। सेकंड आता था सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड लास्ट में आता था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्लियर? तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आज हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके आगे ब्रैकेट में क्या दिया है? सिक्योर्ड, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट ये सिक्योर्ड लायबिलिटी हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये अनसिक्योर्ड है। तो पहले पेमेंट किसे किया जाएगा? पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को और उसके बाद दिया जाएगा क्रेडिटर्स को, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, तो यहाँ पे जो कॉलम्स हम प्रेजेंट करेंगे ये प्रायोरिटी के हिसाब से आपको प्रेजेंट करने होते हैं। पहला तो पर्टिकुलर्स है, सेकंड कैश, ये तो फिक्स्ड प्लेसेस है इन दोनों की। फिर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो टोटल 7 कॉलम्स। देखिए किस तरह से ड्रॉ होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, फिर आएगा उसमें सेकंड कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। ये सारे कॉलम्स को नाम हमने डाल दिए। अब इनके बैलेंसेस भी डाल देते हैं। सो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या है आपके बैलेंस शीट में। एसेट साइड में देखिए फिक्स्ड एसेट, बैंक और करंट एसेट, 3 एसेट्स दी है। वैसे बैंक के करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है, बट इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स में बैंक अलग से दिया है। मतलब ऊपर करंट एसेट में बैंक इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे बैंक बैलेंस अलग से प्रेजेंट किया है। तो एसेट साइड में अगर कोई कैश बैंक बैलेंस है तो उसे पहले आप यूटिलाइज करेंगे लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। तो यहां पर है हमारे पास, बट कंडीशन क्वेश्चन में देखिए पैराग्राफ में दिया है। एज पर द एग्रीमेंट विद द बैंक द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ ₹8,000 इमीडिएटली। बैंक में भले आपके 26,000 है, बट आज की डेट में बैंक से आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? ओनली 8,000। तो बाकी है ना आगे दिया हुआ, एंड ₹18,000 आफ्टर 1 जुलाई। 1 जुलाई के बाद आप उसे विड्रॉ करने वाले हो। मतलब पूरा 26,000 आप विड्रॉ करोगे, बट आज इनिशियल पीरियड में ओनली 8,000 एंड रिमेनिंग आफ्टर 1 जुलाई। ठीक, तो फिलहाल हमारे पास बैंक बैलेंस है, कैश कॉलम में लिख देते हैं 8,000, उतना ही विड्रॉ हम कर पाए यहाँ पर। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन 8,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स
12,000, A capital 40,000, B capital 10,000 and C capital 20,000. ये बैलेंस शीट में दिए थे, बैलेंसेस लिख दिए और इनका रेशियो आपके कैपिटल्स के नाम के आगे शो हो गया है 5:2:1. ठीक, ओके, पेमेंट स्टार्ट करते हैं. फिलहाल आपके पास अवेलेबल कैश बैलेंस कितना है 8,000. तो सबसे पहले पेमेंट किसे किया जाएगा? बैंक ऑर्डर आपको, हाँ सिक्योर्ड है ना. बट क्वेश्चन में और एक एडजस्टमेंट दी है. हमने जब प्रायोरिटी एक्सप्लेन किया था तो सबसे पहला पेमेंट आता था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का. याद आ रहा है एक्सप्लेनेशन? गुड. तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आता है और उसके बाद बिजनेस की लायबिलिटीज का पेमेंट होता है. तो नीचे पैराग्राफ में देखिए कुछ है, ये जो आपके पास पैसा आएगा उसके बारे में दिया है. इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर कीपिंग असाइड ₹2,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. बट कौन से हैं? एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. बिजनेस में जो भी कैश होगा उसे कोई लायबिलिटीज को पे करने के पहले हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए ₹2,000 साइड में निकालने हैं. ऐसे तो लास्ट में हमें दिया है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,400 हुआ है. ठीक, बट यहां पर एक्चुअल एक्सपेंसेस कब पता चलेगा? जब हमारे सारे एसेट्स का रियलाइजेशन हो जाएगा, सारे लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा. तो एग्जैक्टली एक्सपेंसेस कितना लगेगा ये हमें पता चलेगा जब सारी एसेट सेल होगी. तब हमें 3 इंस्टॉलमेंट दिए ना, 31 जुलाई आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट था, है ना. तो अभी तो इनिशियल पीरियड है 31 मार्च के आगे हम आ गए हैं थोड़ा सा. तो यहां पर आज के डेट में हमें एक्सपेंसेस के लिए ₹2,000 साइड में निकालना है. एक्चुअल कितना हुआ है आखिरी इंस्टॉलमेंट के टाइम हम उसे एडजस्ट कर लेंगे. ठीक, फिलहाल आपके पास जो 8,000 है उसमें से 2,000 हम एक्सपेंसेस के लिए निकाल लेते हैं. लेस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कैश माइनस 2,000 और कैश का बैलेंस हम नीचे ले लेते हैं 6,000. 8,000 में से 2,000 माइनस हो गया, अब रिमेनिंग कितना 6,000. बाकी बैलेंसेस भी नीचे ले लेते हैं एज इट इज. बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, क्रेडिटर्स 12,000, ए कैपिटल 40,000, 10,000 एंड 20,000. क्लियर? ओके, सबसे पहले पेमेंट किसका करना है? एक्सपेंसेस के लिए तो हमने निकाल दिया है. सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का. और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन सा है यहां पर? यस, बैंक ओवरड्राफ्ट. लिखिए फिर, पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट. आपके पास 6,000 है बट उसे देने कितने हैं 8,000. जितने उतने दे दो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टुकड़े टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सो पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश कॉलम में लिखिए -6,000 एंड सेम अमाउंट इन बैंक ओवरड्राफ्ट कॉलम -6,000. एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कैश से राइट साइड में. पर्टिकुलर्स में लाइन नहीं रहेगा. सो एक लाइन ड्रॉ हो गई. अब बैलेंस खत्म हो गया. 6,000 था, पूरा 6,000 हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को दे दिया ना. तो कैश कॉलम लिखिए बैलेंस और सारे कॉलम के बैलेंसेस नीचे उतार लीजिए. अब बैंक ओवरड्राफ्ट का 8,000 था, उसमें से 6,000 हमने दे दिया. अब बचा कितना 2,000. बाकी एज इट इज. क्रेडिटर्स 12,000, ए कैपिटल 40,000, B capital 10,000 and C capital 20,000. क्लियर? आपके पास एसेट साइड में 2 एसेट्स बची हैं. ऐसे बैंक बैलेंस 18,000 है बट 18,000 अब आफ्टर 1 जुलाई विड्रॉ होगा. अभी तो हमारा इनिशियल पीरियड है. तो अभी एसेट्स में आपके पास है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. उसके बारे में क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिए हैं रियलाइजेशन के. देखिए क्या क्या इंस्टॉलमेंट है. यहां पर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं. पहला कॉलम यहां पे डेट है. डेट में देखिए 30 अप्रैल 2020 में
फिक्स्ड एसेट्स का और करंट एसेट दोनों का अलग अलग अमाउंट रियलाइज हुआ है, बट हमें अलग अलग नहीं लिखना है। जो भी एसेट रियलाइज होगा सबका टोटल लेके आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिक्स्ड एसेट का 30 अप्रैल में 20,000 और करंट एसेट्स का 10,000 है, तो दोनों का टोटल अगर कर ले तो टोटल हो जाएगा 30,000। ठीक, ऐसे हम आगे के भी इंस्टॉलमेंट लेने वाले, बट फिलहाल 30,000। सो 30 अप्रैल 20 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000। इसमें फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट दोनों का आ गया 20,000 एंड 10,000, दोनों का टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया है 30,000। अब यहाँ पे केयरफुली देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हमें पहले कंप्लीट करना है, बट कितना देना बाकी है? ओनली 2,000। ये तो 30,000 में से इजीली हम दे सकते हैं। क्रेडिटर्स का कितना है देखिए 12,000, ये भी तो हम दे सकते हैं ना इजीली। तो अगर आप इजीली एक से ज्यादा लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हो तो कर दीजिए, हमारे पास उतना बैलेंस है। तो लिखिए पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट का 2,000 है और क्रेडिटर्स का 12,000, तो दोनों का मिला के एक साथ पेड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है उतना। हाँ, अगर कम पड़ता तो हम पहले प्रायोरिटी के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट का ही कंप्लीट करते थे, बट अगर सफिशिएंट कैश बैलेंस है तो आप दोनों को साथ में दे सकते हो। ठीक, सो 14,000 बैलेंस कैश में माइनस करते हैं, माइनस 14,000, और 14,000 में से बैंक ओवरड्राफ्ट कॉलम में आएगा 2,000, क्योंकि उसका क्लेम उतना है ना। यस, और क्रेडिटर्स में लिखा जाएगा 12,000। ये दोनों माइनस हमें करने हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, 14,000 के दो पार्ट्स कैसे हैं? 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का और 12,000 क्रेडिटर्स का। सो 14,000 दोनों का टोटल हो गया। तो 30,000 में से 14,000 माइनस हो गया, आपके पास बैलेंस है 16,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का नील हो गया डैश, क्रेडिटर्स भी नील हो गया डैश, और कैपिटल एज इट इज 40,000, 10,000 एंड 20,000। ठीक, अभी हमारे पास इंस्टॉलमेंट का जो पैसा आया था उसमें से 16,000 बैलेंस रिमेन है। फिलहाल हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब लायबिलिटीज खत्म हो गई जो एक्सटर्नल थी, अब इंटरनल लायबिलिटी बची है ना हमारे पास, कौन सी? हाँ, कैपिटल है ना, ए बी सी। तो ये 16,000 आप किससे देंगे? ए बी या सी? ऐसे नहीं करते हैं, हमने वर्किंग नोट किया है ना। हाँ, एक्सेस कैपिटल का जो वर्किंग नोट किया है उसे देखिए, हमने 3 स्टेप बनाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए किसे पैसे देने थे? सी। सबसे ज्यादा किसका था? सी का, और सी को कितना देना था हमें? 12,000। तो ये 12,000 देने के लिए हमारे पास कैश है क्या उतना? हाँ, 16,000 है, बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो 16,000 में से हम 12,000 पहले किसे पे कर देंगे? सी को कर देते हैं। सो राइट डाउन पेड टू सी, कैश में माइनस 12,000 और वही 12,000 यस सी कॉलम में। क्लियर? चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वापस, कैश कॉलम से राइट साइड। तो 16,000 में से 12,000 पेड हो गया, अब बचा कितना? 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट नील, क्रेडिटर्स नील, ए एज इट इज 40,000, बी एज इट इज 10,000 और सी 20,000 में से 12,000 दिया गया, अब बचा कितना? 8,000। एक्सेस कैपिटल के हिसाब से हमें पेमेंट करना है, तो पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब सेकंड, एक्सेस कैपिटल का वर्किंग आप केयरफुली देखिए, वहां पर पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया 12,000 का। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में ए को देने थे 15,000 और सी को देने हैं 3,000।
ऐसा 15 and 3 कितना हो रहा है? 18,000। आपके पास कितना है? 4,000। 18,000 अगर नहीं है उन दोनों को देने के लिए, अगर शॉर्ट है तो ये 4,000 आप किससे देंगे? ए या सी? दोनों को देंगे, दोनों को हम देंगे। अगर आपके पास पैसा कम पड़ेगा तो उनके रेशो के हिसाब से देंगे ना हम। करेक्ट। तो ए का रेशो है 5 और सी का रेशो है 1। सो 5:1 के हिसाब से हमें ए और सी में ये 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो राइट डाउन पेड टू ए एंड सी, ब्रैकेट में लिख देते हैं 5:1। ठीक। तो ये 4,000 5:1 में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो 4,000 डिवाइडेड बाय, इस रेशियो की एडिशन हम करते हैं 5:1 मतलब 6। 4,000 डिवाइडेड बाय 6, इसका डिवाइडेशन आता है 666.6666। ठीक। अब आपको कैलसी अलाउड होता है, आप बिंदास कैलसी के ऊपर कर सकते हो। 12th में नहीं था बट अभी आपको अलाउड हो गया है, तो आप कैलसी के ऊपर प्रॉपरली कीजिए। 4,000 डिवाइडेड बाय 6 अगर करें तो 666.6666। सो इसे इंटू 5 एंड इंटू 1। तो इंटू 5 अगर करें तो ये आएगा 3,333 ए कॉलम। ये जो 4,000 लिखा है ना उसी के लिए लिखा जाता है। ए कॉलम आएगा 3,333 और बी में तो नहीं देना है। सी कॉलम 667 कर लेते हैं। पॉइंट को राउंड अप हमने कर लिया, 0.6 था ना, 666.6। सो 0.6 ये अबोव 5 है, तो आप 1 रुपया बढ़ा सकते हो लेफ्ट साइड में, तो 667। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पैसा खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, आपके पास जितना था 4,000 था पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, पैसा खत्म, बट अभी और आने वाला है। सो कैश कॉलम में लिखते हैं बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, बाकी एज इट इज आपको नीचे लेने हैं। ए का 40,000 था, उसमें से 3,333 पेड कर दिया, अब बचा कितना? 36,667। B as it is 10,000 and C 8,000 था, उसमें से हमने 667 दे दिया, तो बचा 7,333। ठीक, ये उनके बैलेंसेस अभी अवेलेबल है। नाउ पहला इंस्टॉलमेंट फिनिश, दूसरा देखिए कितना है 15 मई 2020। फिक्स्ड एसेट का 6,000 और करंट एसेट्स का 6,800, तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 12,800। ये आ गया आपके पास, स्टेटमेंट में लिख देते हैं 15 मई 20 सेकंड इंस्टॉलमेंट, दोनों का टोटल करके आपको लिखना है 12,800। अब देखिए आपका जो एक्सेस कैपिटल का सेकंड लेवल था, एक्सेस कैपिटल का सेकंड स्टेप, ए को देने थे 15,000 और सी को देने थे 3,000, तो दोनों का टोटल कितना था? 18,000। बट हमने अभी इसके पहले ए और सी को मिला के कितने पे किए हैं? जस्ट 4,000। तो 18,000 देने हैं, 4,000 दे दिए हैं, अभी कितने बचे? 14,000। बट हमारे पास कैश कितना आया? ओनली 12,800 है, तो 14,000 कंप्लीट नहीं है, 12,800 तो है ना, तो ये भी मतलब ऊपर के 4,000 ए और सी को दिए थे, ये भी हम किसे देंगे? ए और सी, बिकॉज उनको दोनों को टोटल 18,000 देना है, 4,000 दे दिया है, 14,000 देना है, अभी भी हमारे पास बैलेंस कम है, बट फिलहाल इतना तो है ना, दे देते हैं उन दोनों को। सो पेड टू ए एंड सी, अगेन रेशियो 5:1। तो 12,800 ये उन
दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने 5:1 के हिसाब से कर देते हैं। 12,800 डिवाइडेड बाय 6, 6 कहां से आ रहा है? 5:1 का टोटल, रेशो का टोटल। सो 12,800 डिवाइडेड बाय 6 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा 2,133.3333। ओके, सो ये जो डिवाइडेशन आ गया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से भी और 1 से भी। कीजिए 2133.333333 जो भी आपके कैलसी पे है इंटू 5, यह आएगा 10,667। राउंड अप कर दिया 6666 तो राउंड अप हो गया 10,667। ए कॉलम जो हमने ओरिजिनल अमाउंट लिखा ना कैश कॉलम है 12,800, उसी के लाइन में। बी में तो कुछ नहीं दिया है एंड सी 2,133। लाइन ड्रॉ कर दीजिए कैश कॉलम से राइट साइड में। पूरा 12,800 हमने ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बैलेंस खत्म हो गया है, बट और एक इंस्टॉलमेंट आने वाला है तो कैश कॉलम में लिखते हैं बैलेंस और सबके बैलेंसेस हम नीचे ले लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, ए 26,000, बी 10,000 एंड सी 5,200। क्लियर? अभी भी हमारा सेकंड स्टेप जो एक्सेस कैपिटल का था ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सेस कैपिटल में सेकंड स्टेप में 18,000 देने थे ए और सी के मिला के। पहले हमने कितने दिए? 4,000। अभी हमने दिए 12,800, तो दोनों का मिला के हो गया 16,800। बट हमें तो 18,000 देने थे ना, मतलब अभी भी 1,200 रुपीज कम है उनको देने के लिए। देखते हैं आगे क्या है। थर्ड इंस्टॉलमेंट देखिए 31 जुलाई। 31 जुलाई में हमें दो एडजस्टमेंट करनी है। अब केयरफुली सुने हैं इस बात को। 31 जुलाई में फिक्स्ड एसेट का 8,000 और करंट एसेट्स का है 7,000, दोनों का मिला के कितना आएगा? 15,000। तो पहले उसे रिसीव कर लेते हैं। सो 31 जुलाई 20, थर्ड इंस्टॉलमेंट 8,000 और 7,000 को मिला के हम ले रहे हैं 50,000। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे लास्ट में एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया था 1,400। बट हमारे स्टेटमेंट में देखिए, हमारा जो हमने स्टेटमेंट किया है कॉलमनर फॉर्म में, सबसे ऊपर हमने एक प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस किया था। कितना? 2,000, मतलब 2,000 रुपए हमने साइड में निकाले थे फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर्पस। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है 1,400, तो 600 रिमेनिंग रहा ना जो हमने साइड में निकाल के रखा है। तो ये एक्सेस 600 जो हमारे पास अब है, इसको भी तो हम यूज कर सकते हैं ना लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, मतलब कैपिटल्स को देने के लिए। लाइबिलिटीज तो पे हो गए, अब कैपिटल्स की बात हो रही है। तो यहां पर केयरफुली देखिए 2,000 था, 1,400 एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड हो गया, अब बचा कितना? 600। तो ये 600 रिमेनिंग है, इसे हम वापस से हमारे कैश बैलेंस में क्या कर देंगे? ऐड। पहले लेस किया था बट कितना? 2,000। बट एक्चुअली 1,400 एक्सपेंसेस हुआ है, तो 600 वापस से हमारे कैश बैलेंस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पहले लेस किया था, अब ऐड हो रहा है। ऐड एक्सेस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कैश कॉलम 600। कभी ऐसा भी हो सकता था हमने एक्सपेंसेस के लिए 2,000 रुपीज साइड में निकाले, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस 2,400 हो गया, 2,400, तब नो प्रॉब्लम। ऊपर हमने 2,000 ऑलरेडी माइनस किया है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाता है तो एक्सेस एक्सपेंसेस वापस से हम अभी नीचे लेस कर देंगे।
अगर 2000 एक्सपेंसेस के लिए हमने निकाला है सबसे पहले, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस 2000 से ज्यादा होता था, सपोज 2400, तो 400 सिर्फ माइनस कर देते थे, क्योंकि 2000 तो ऑलरेडी माइनस है, हमें 2400 करना है तो और 400 हम माइनस कर देते थे। बट हियर एक्चुअल एक्सपेंसेस ये 2000 से कम है, 1400 ही है, तो एक्सेस 600 वापस से हमने कैश बैलेंस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो ऐड एक्सेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस 600। अब रुकिए, अभी बाकी है, क्वेश्चन देखिए पूरा। बैंक में हमारा 26,000 था और इनिशियल पीरियड में बैंक से हमें कितने विड्रॉ करने के लिए बोले थे, ओनली 8,000, जो ऑलरेडी हमने यूज कर लिए हैं, और बाकी 18,000 कब बोले थे, आफ्टर 1 जुलाई। अभी तो 31 जुलाई का डेट हमने लिखा ना, तो अभी उसको हम ले सकते हैं, 1 जुलाई के बाद कभी भी। तो एक लास्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसका डेट कितना था, 31 जुलाई, तो उसे में ये नया बैंक का जो 18,000 है, इससे भी तो हम विड्रॉ कर लेते हैं ना। आफ्टर 1 जुलाई मतलब एग्जैक्टली 2 जुलाई को नहीं करना है, आफ्टर 1 जुलाई मतलब उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट आएगा उसके साथ उसे आपको इंक्लूड करके फिर पेमेंट के लिए यूज कर देना है। तो आपका बैंक में 26,000 था, 8,000 ऑलरेडी विड्रॉ हो गया है, अब आ गया 18,000 विड्रॉ करने का टाइम, कर देते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश बैलेंस में वापस से नया अमाउंट ऐड हो जाएगा 18,000। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। 26,000 में से 8,000 पहले किया था, अब 1 जुलाई के बाद ये ना हमारा 31 जुलाई का इंस्टॉलमेंट, उसके साथ हमने ये नया जो बैंक में बैलेंस था उससे हमने विड्रॉ कर लिया 18,000। अब पैसा कहीं से भी आने वाला नहीं है, सारे आने का जो सोर्स था वो खत्म हो गया है, सारी एसेट सेल आउट होगी, बैंक बैलेंस भी हमारे पास आ गया। तो फिलहाल देखिए हमारे पास क्या है, 15,000 है, 600 है और 18,000 भी है, करेक्ट। तो ये जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है, अब ये किसे देंगे, अभी तो एक्सेस कैपिटल बाकी है ना हमारा सेकंड लेवल। देखिए एक्सेस कैपिटल में सेकंड स्टेप जो था, ए को 15,000 और सी को 3,000 मिला के कितना था, 18,000। 18,000 में से हमने 4,000 दिया पहले ए और सी को, फिर ए और सी को वापस से 12,800 दिया। देखिए हमारे स्टेटमेंट में है, क्लियरली दिया हुआ, मतलब अभी 18,000 कंप्लीट नहीं हुआ है। 18,000 में से 4,000 गया, बचा 14,000। 14,000 में से 12,800 दे दिया, बचा 1,200। पहले इसे हम क्लियर करेंगे। पेड टू ए एंड सी, अगेन 5:1। कैश कॉलम में लिखिए -1200 और 1200 ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 1200 डिवाइडेड बाय 6, सो डिवाइड हो जाएगा 200 इंटू 5, ए 1000, बी में तो कुछ नहीं दिया है, सी 200। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपके पास कैश कॉलम में रिमेनिंग है 32,400, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, 25,000, बी 10,000 एंड सी 5,000। अब हमारा स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं कि बराबर है या नहीं। देखिए, ठीक, हमने जो अभी बैलेंस रीड किया 5,000, 10,000 एंड 5,000, ये तो हमारे थर्ड लेवल के हिसाब से मैच हो रहा है ना। देखिए वहां पर एक्सेस कैपिटल का थर्ड स्टेप, और अभी कैश देने के बाद उनको जो भी 18,000 हमने दिए सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा वही थर्ड स्टेप उतना होता है। क्लियर हो रहा है मैच, मतलब हमारा स्टेटमेंट अभी तक ये थ्रू करेक्ट है। पहला स्टेप था हमारा एक्सेस कैपिटल का 12,000,
सेकंड स्टेप था एक्सेस कैपिटल का, ए 15,000 एंड सी 3,000 कंप्लीट हो गया। अब टुकड़े टुकड़े में दिया, बट जैसे पैसे आएगा वैसे आप उसका पेमेंट करते जाते हो। ये तो पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लास्ट में पैसे किसे देने हैं? तो तीनों को देने हैं। सो ऑल पार्टनर्स को देने हैं। कितने देने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास जितने हैं सब उन्हें देने हैं। कैसे देंगे? रेशियो के हिसाब से। बट ए को 25,000, बी को 10,000 और सी को 5,000। सो 25,000, 10,000 एंड 5,000 अगर टोटल करें तो हो रहा है 40,000। हमारे पास इतना नहीं है, ओनली 32,400 है। बट है तो क्या करें, अभी पैसा आने वाला नहीं है, दे दीजिए उनको। पेड टू ए, बी एंड सी। और तीनों के लिए अगर पैसे कम है या ज्यादा भी होते तो भी रेशियो के हिसाब से ही उनको पे करते थे। 5:2:1, 5:1 मतलब 8। तो 32,400 को हम 8 से डिवाइड अगर करें तो डिवाइड हो क्या आएगा? 4,050, 4050। इस 4050 को इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 हम करेंगे। सो 4050 इंटू 5, 20,250 ए कॉलम, उसी 32,400 जो कैश कॉलम में लिखा है ना उसके लाइन में 20,250। देन 4050 इंटू 2, 8,100 बी कॉलम एंड सी इंटू 1 करेंगे तो 4,050 ही आएगा। फिनिश। लाइन ड्रॉ कीजिए। अब पैसा आने वाला है क्या? नहीं, मतलब अभी हमने उनको जो पैसा कम दिया है ये उनका क्या होगा? लॉस। सो पर्टिकुलर्स में शो कर देते हैं रियलाइजेशन लॉस। कैश कॉलम डैश, अब पैसा आने वाला नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, और कैपिटल्स के बैलेंसेस हम नीचे ले लेते हैं। सो ए में बचेगा 25,000 देना था, 20,250 दे दिया, बचा 4,750। बी को 10,000 देना था, दिया हमने 8,100, सॉरी मैं 1,900। और सी को देने थे 5,000, दिए हमने 4,050, सॉरी मैंने 950। देखिए ना बैलेंस में उनका रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो रहा है 5:2:1, मतलब 951 है ना, इंटू 2 करे तो 1900 होगा, और 950 इंटू 5 करे तो आपका 4,750 होता है। तो ये हो गया उन लोगों का रियलाइजेशन लॉस। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। पहले हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गया, और दो न्यू एडजस्टमेंट भी आ गई थी। एक बैंक से रिलेटेड था और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड था। अब ऐसे क्वेश्चन हमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन में रहेगा, बट डोंट वरी, एक्सटेंड होते जाएगा, आपको ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड कीजिए सब, ओके? प्रॉपरली इसे नोट डाउन कीजिए और डेफिनेटली मुझे सेंड कीजिए इसका पिक, जिससे मैं देख सकूं कि आप प्रॉपरली लिख रहे हो। अगर आपका कुछ गलती होगा तो मैं उसे आपको बता सकता हूं। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय।